Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start another very important topic, that is order of reactions. तो आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को स्टार्ट करना है। डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब है कि इसकी जो पावर होगी कॉन्सेंट्रेशन की वो हमारे पास ज़ीरो होगी, मींस n इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पीछे हमने किया है। उसमें हमने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन की जो हमारे पास पावर होगी n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। A reaction is said to be zero order if the rate of reaction is independent of reactant concentration. इसमें क्या होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमें पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। लेकिन यहाँ से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम भी होती जाए तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये वाला यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ना करे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही रहे, इसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके बाद अगर हम इसको ड्राइव करें तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स ए हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में पी में। तो जब टाइम ज़ीरो होगा, रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट करना है, टाइम ज़ीरो है, तो तब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ए हैं, प्रोडक्ट नहीं बने। जैसे ही हम टाइम को इंक्रीज करेंगे, टी इज इक्वल टू टी, टाइम को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रिएक्टेंट में से कम होगा और प्रोडक्ट में इंक्रीज होता जाएगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की कम हो रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है? x, और ये कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में स्टार। इसके बाद अगर हम कहें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट को हम माइनस से डिनोट करते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया है माइनस किस वजह से यूज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास सही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली है, और इसको जब हम ख़त्म करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के आता है जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर ज़ीरो है, इसका मतलब है ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें ए नॉट इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आएगा। जिस चीज़ की भी पावर ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर के नोट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो के नोट ही आएगा। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट में से हमने कहा है कि कम होता जाएगा और प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट एनी मोमेंट, किसी भी टाइम पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फिर हमारे पास क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के नोट, और इसमें रिएक्टेंट में से कम हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस एक्स। पावर में ज़ीरो है क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर है। इसके बाद इसका भी आंसर क्या आएगा, किसी भी चीज़ की अगर पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नोट। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट किया है। इसके बाद अब इसको हमने अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो ये वाला डी टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है।
पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इस तरह भी इंटीग्रेशन साइन हमने यूज़ किया, ये इंटीग्रेशन साइन हमारे पास। तो इस तरह भी इंटीग्रेशन, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। तो इसको हम, ये जो कांस्टेंट है के नॉट, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का रूल होता है जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट को हमने जस्ट बाहर लिखा है, बाकी इक्वेशन हमारे पास वैसे ही है। इसके बाद अगर इसको हम लिमिट्स में लिखें तो ये कॉन्सेंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है, 0 से लेके x के दरमियान ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। स्टार्ट में 0 थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम x बनना स्टार्ट हो गया। तो किसी भी टाइम पे अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स हमारे पास 0 से x जितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। इसी तरह उस वक्त टाइम क्या होगा, पहले टाइम 0 था, जिस मोमेंट पे हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैलकुलेट करना है, इसका रेट कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है। तो ये वाली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0 से x के दरमियान हम कैलकुलेट कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 से t के दरमियान है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वाला जो डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला भी डेरिवेटिव d इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ से बाकी क्या बचेगा, हमारे पास जस्ट x बचेगा और यहाँ से हमारे पास जस्ट t बचेगा। किस वजह से t बच रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल। तो ये x हमारे पास बच गया इधर से, और x के साथ लिमिट्स को हमने वैसे ही लिख लिया है। जस्ट हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, लिमिट्स वैसे ही इसके साथ आ जाएंगी। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं लिमिट्स को, पहले हम लिखते हैं फाइनल लिमिट x माइनस इनिशियल लिमिट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास x है, माइनस इनिशियल कितनी थी, 0। तो ये वाला फिर आंसर इसका कितना आएगा, x ही आएगा हमारे पास। इसके बाद इसी तरह टाइम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो इसके साथ हमारे पास ये आंसर t आ गया। लिमिट्स को हम वैसे ही लिखेंगे 0 से t के दरमियान। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मींस फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, t माइनस 0। तो इसका भी आंसर हमारे पास t आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास x आ रहा है और इसका आंसर हमारे पास t आ रहा है। तो इसका फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ से देखें, यहाँ से बचा हमारे पास x इज इक्वल टू ये के नोट कॉन्स्टेंट वैसे ही है, और यहाँ से बचेगा t। जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसके साथ हमेशा कांस्टेंट आता है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे c भी यूज़ कर सकते हैं, z भी यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब हमने c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारे पास टाइम 0 था और प्रोडक्ट भी 0 था। अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो टाइम भी 0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x भी हमारे पास 0। तो अगर ये पुट करें, यहाँ पे t की जगह पे भी 0 और यहाँ पे x की जगह पे भी 0, तो ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा, देन c इज इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारे पास जो c इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू के नोट t प्लस c की जगह पे क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 लिखें या फिर ना लिखें, तो इसको कांस्टेंट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व की है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सोल्यूशन भी है। के नॉट इज इक्वल टू एक्स ओवर टी है हमारे पास, ये वाला टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, एक्स ओवर टी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, जिसको हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं।
इंटीग्रेशन के ज़रिए इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म आई है। देन दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यूनिट्स। तो जो फाइनल हमारे पास इसका सोल्यूशन आया उसको अगर हम देखें के नॉट इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। तो रेट कांस्टेंट के ज़रिए हम इसका यूनिट निकालते हैं। वह यहाँ पे एक्स कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन जो ज़ीरो ऑर्डर का हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होगा। तो इसका यूनिट क्या बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन का हमें पता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर लीटर भी इसको हम कहते हैं। और ये टाइम कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर का हमारे पास यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसमें ये एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वही जीरो ऑर्डर का यूनिट होता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद इसको ग्राफ के जरिए अगर हम एक्सप्लेन करें तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू के नॉट टी है। तो y एक्सिस पे हमारे पास x है कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा। y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस पे टाइम। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो के नॉट आता है इसके साथ, तो x और t एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। इस वजह से ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। के नोट को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब ये ग्राफ कोई भी इक्वेशन हमारे पास, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं, ये तो सिंपल हमने देख लिया एक्स और टी, क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। और ये स्ट्रेट लाइन किस वजह से बन रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं बाकी ग्राफ भी कैसे बनते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो y एक्सिस पे वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पे लिखना है। देन m हमारे पास स्लोप होती है और जो x एक्सिस पे वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर इसके साथ कांस्टेंट c है तो वो भी इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं c को। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इक्वेशन है और उसमें c नहीं है, सिर्फ y एक्सिस पे एक वैल्यू है और एक x एक्सिस पे है और उसके साथ स्लोप m है। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है। तो जब इसको हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें जो x एक्सिस पे है उसको हमने x एक्सिस पे लिखा है, सॉरी जो y एक्सिस पे वैल्यू है उसको हमने y एक्सिस पे लिखा है, ये हमारे पास y है। देन m हमारे पास स्लोप है, k नोट हमारे पास स्लोप है और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम t है। तो यहाँ पे टाइम t है। तो जब इस तरह की इक्वेशन होगी तब इसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा और बाकी ये वाली स्लोप होगी इसकी। सेकंड ग्राफ अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव में है, माइनस में है, तो तब जो ग्राफ बनेगा वो इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, तब उसकी स्लोप इस तरह ऊपर से बनेगी। उसको भी हम देखते हैं। ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला y एक्सिस पे कुछ भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल यही है इक्वेशन हमारे पास, x एक्सिस पे टाइम है। तो इसकी जो स्लोप अगर माइनस में होगी तो ग्राफ इसके ऑपोजिट बनेगा, लेकिन ये भी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह। ये भी ग्राफ ओरिजिन से इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर प्लस में है तो ये वाला ओरिजिन से इस तरह बनेगा, अगर माइनस में है तो इसके ऑपोजिट ओरिजिन से ही ऐसे आएगा इस तरह। थर्ड ग्राफ हमारे पास अगर y एक्सिस पे एक वैल्यू है और एक x एक्सिस पे स्लोप भी है और उसके साथ अगर कांस्टेंट भी दिया हो। अब यहाँ पे आगे प्लस कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से ये ग्राफ बना है। तो अगर कांस्टेंट भी हो तब ग्राफ कौन सा बनेगा उसको भी हम देखते हैं। ये वाला ग्राफ बनेगा थर्ड पे। तो ये वाला देखें y एक्सिस पे एक हमारे पास वैल्यू, एक x एक्सिस पे, और ये जो स्लोप है वो भी बन रही है। सेकंड यहाँ पे इसका कुछ डिस्टेंस है ये वाला y एक्सिस से। अगर तो यहाँ पे c कांस्टेंट ना हो तो तब इसका ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बननी थी।
अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है जिसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो अगर जिस इक्वेशन में c भी हो साथ में कांस्टेंट भी हो, उसका ग्राफ आपने ये स्पेस छोड़ के कुछ तब इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास स्लोप माइनस में है और साथ में कांस्टेंट c भी है, तब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसके ऑपोजिट होगा। अगर ये इस तरह जा रही है स्लोप, तो वो इसके ऑपोजिट यहाँ से इस तरफ आएगी। उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये इंटरसेप्ट c, यहाँ पे c भी इन्वॉल्व है, तो अब ऊपर से हमने ये इंटरसेप्ट c की जगह छोड़ दिया, ये इंटरसेप्ट हमारे पास, और इसका ग्राफ स्लोप माइनस में है तो ये यहाँ से बनेगा। अगर यहाँ पे c कांस्टेंट ना हो तब ये ग्राफ ओरिजिन से बनेगा इस तरह, और अगर स्लोप माइनस में और साथ में कांस्टेंट भी है तो ऊपर आपने ये इंटरसेप्ट की जगह छोड़ के यहाँ से ग्राफ इसका ड्रा करना है। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी अच्छे से, ग्राफ को हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका हमने जस्ट ग्राफ ड्रा करना है, तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन का, इसको हम इस फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं तब हमारे पास स्लोप माइनस में होगी, तो उसके साथ कांस्टेंट भी होगा, तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। इसके बाद हाफ लाइफ है। इसके करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अगर इसको हम डिफाइन करें, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो हाफ लाइफ हम किसको कहते हैं, जहाँ पे किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाए, तब जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल टी को हम टी हाफ से डिनोट करेंगे, हाफ लाइफ टाइम है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है, तो इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ए के हाफ होगी। तो एक्स कॉन्सेंट्रेशन एट एनी मोमेंट जहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ होगी। ए यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाफ को अगर 1/2 को डिवाइड करें तो ये 0.5 आंसर आएगा इसका। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.5 ए होगी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सिंपल हाफ लाइफ हम किसको कहते हैं, वो वाला टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल वे में अगर हमारे पास ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इसका हाफ हो जाएगी, ओरिजिनल ए का हाफ ए हो जाएगी, जिसको हम 0.5 ए भी कहते हैं। और इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास था x इज इक्वल टू के नोट टी, इसका हमने हाफ लाइफ फाइंड करना है। तो ये वाला के नोट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास टी हाफ, ये वाला टी हमारे पास हाफ लाइफ के लिए टी हाफ होगा, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी 0.5 ए। जस्ट आपने जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इक्वेशन का सोल्यूशन है उसके टी को आपने टी हाफ के इक्वल लिखना है, मीन्स हाफ लाइफ के लिए, और जहाँ पे x कॉन्सेंट्रेशन होगी वहाँ पे आपने 0.5 ए लिखना है, इसको हाफ कर देना है। तो यहाँ पे टी हाफ, ये वाला के नोट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है। यहाँ पे हाफ लाइफ डायरेक्टली किसके है, ए के डायरेक्टली है, क्योंकि ये 0.5 कांस्टेंट क्वांटिटी है हमारे पास, के नोट भी कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो कि हमारे पास ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ को हम डिफाइन करें, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। डिफरेंट ऑर्डर के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी, हाफ लाइफ की जो डिपेंडेंस है वो डिफरेंट होगी। इसके बाद अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, वैसे तो ये एग्जाम्पल में इतना नहीं पूछते कि इसकी एग्जाम्पल बताएं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनको आप याद रखें कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, क्योंकि वैसे इक्वेशन को देख के हम नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बता सकते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि ये ज़ीरो ऑर्डर की हैं। फर्स्ट वन हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। सेकंड पे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, और ये भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन। मींस इनकी सरफेस पे ये रिएक्शन होते हैं मेटल की सरफेस पे, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा डीकम्पोजिशन ऑफ HI, ये वाला भी गोल्ड की सरफेस पे रिएक्शन होता है और ये भी ज़ीरो ऑर्डर होते हैं मेटल सरफेस पे। इसके बाद जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो वाले भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs के लिहाज से, तो इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाएं आप ये वाले लेक्चर्स को देख के ही। तो इसमें से इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है जो क्लियर आपका नहीं है, तो कमेंट्स में आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।